हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो बेटा आज हम लोग क्लास 8th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का है, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आप लोग कमर की पेटी या सीट की पेटी, जितनी भी पेटियां हो सारी पेटी बांध के बैठ जाओ, ठीक है? और कॉपी पेन उठा लो। हम लोग देखो एनसीईआरटी की पूरी बुक यहाँ पर लेकर आए हैं और लाइन बाय लाइन आपको हम समझाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का नेम जो है बेटा, वो क्या नाम है चैप्टर का नेम का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 क्या नेम है भाई साहब? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन करना और कैसे मैनेज करना है, क्रॉप को कैसे हम लोग उगा सकते हैं, मींस प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ मैनेज कैसे करेंगे, उगाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पहली लाइन अपनी आती है पहेली। पहेली एंड बूझो। वेन टू दियर अंकल्स हाउस। पहेली और एक बूझो, दो लोग हैं जो कि गई अंकल्स के हाउस, अपने चचा के घर गई। कहाँ गई? अपने चचा के घर गई ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। दियर अंकल इज अ फार्मर। उनके अंकल जो थे एक किसान थे, एक फार्मर थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स। एक दिन जब वो मामा मतलब अपने अंकल्स के घर जा रही थी, तो जा घर उनके, आप बताया अंकल जो थे वो फार्मर थे, तो उनके घर पे उन्होंने कुछ टूल्स देखे। वो टूल्स क्या क्या थे? जैसे उन्होंने खुरपी देखी। खुरपी आप लोग जानते होंगे ना, ऐसे करके होती है और यहाँ पे पकड़ने वाला हैंडल बनाया होता है ऐसे, और ऐसे ऐसे मिट्टी खोदने के काम आती है, उसको हम लोग खुरपी कहते हैं। सिकल, सिकल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके हसिया जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हसिया ऐसे होती है, इसको सिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकल। शोवेल, शोवेल मींस फावड़ा। फावड़ा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके रहता है बड़ा सा, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फावड़ा। फावड़ा मींस शोवेल, शोवेल मींस फावड़ा। और प्लो, प्लो मतलब हल। हल क्या करता है? प्लो, प्लो एक टूल है जो कि मिट्टी को लूज करने के काम आता है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे टूल्स किसने देखे? ये सारे टूल्स पहेली और बूझो ने देखे। किसने देखे? पहेली और बूझो। ठीक है, तो पहेली सोचती है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तो पहेली सोचती है, दिमाग लगाती है कि जो ये टूल्स हैं वो कहां पर यूज होंगे, कैसे यूज करते हैं इन टूल्स का। ये जो टूल्स हम लोगों ने देखे, फावड़ा देखा, खुरपी देखी, हसिया देखा, इन सब का यूज कहां पर होगा, ये पहेली बूझने लगी। पहेली से बूझने लगी, सो पूछने लगी भाई कहां पर ये यूज होते हैं, इनका यूज कहां होगा। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सबको तो पता ही होगा। अब ये कहां यूज होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये टूल्स कहां कहां यूज होते हैं। इन टूल्स को हम लोग भी जानेंगे कि आखिर हसिया कहां यूज होती है, खुरपी कहां यूज होती है, फावड़ा कहां यूज होता है, प्लो कहां यूज होता है। ठीक है, इन सारे टूल्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट, अच्छा आपको पता ही होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको खाने की जरूरत होती है। भाई मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तू भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तेरे बगल में जो बैठा वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तेरे बगल में जो बैठा वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए खाना। अरे भाई साहब क्या चाहिए? खाना। तो न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड चाहिए, तो फूड तो चाहिए ही ना। ठीक है, तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अच्छा प्लांट्स जो होते हैं बबुआ, प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं, लेकिन
प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, जल्दी से बताइए किस प्रोसेस। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड? क्वेश्चन मार्क। बताइए प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लास 7th में पढ़ रखी होगी, ठीक है। क्लास 7 में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ रखी होगी। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो इधर देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है भाई? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीफ होती है, और प्लांट्स की लीफ काली नहीं होती, हरी कलर की होती है। काले से मैंने बना दिया है। प्लांट की लीफ किस कलर की होती है? हरी कलर की। प्लांट की पत्ती किस कलर की होती है? हरी कलर की। और किस वजह से होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। किस पिगमेंट की वजह से पत्ती हरी कलर की होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। जो हमारी लीफ नहीं, प्लांट्स की लीफ जो होती है वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, हरी कलर की। और हरे कलर क्या करते हैं? इसमें हरे कलर की वजह से वहां पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर होल होते हैं पत्तियों के नीचे साइड बेस में, ठीक है। तो क्या होगा? बाहर से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये ने क्या कर लेगी? डिफ्यूज इन कर लेगी। नीचे से क्या ऊपर जाएगा? पानी। और पानी और CO2 और पानी मिलकर क्या बना लेंगे? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलेगी, कुछ पानी के वाटर वेपर्स भी निकलेंगे। तो ये फॉर्मूला, ये ग्लूकोज बन गया। ये है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करते हैं और क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज, अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ग्लूकोज, आप लोग ग्लूकॉन डी पीते हो ना। अब जैसे गर्मी आ रही है, तो गर्मी आ रही है तो आपने देखा होगा मम्मी पानी डालती, पानी में 2 चम्मच ग्लूकॉन डी मिलाती है और आपको दे देती है। तो वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अपनी कॉपी में निकालो, पेन निकालो, उसमें लिख लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, मेरे साथ बोलिएगा, C6H12O6, 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 ठीक है। C6 बार हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, ये पूरा फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन हम तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। हम हरे थोड़ी ना है। हम तुमको हल्क दिखाई पड़ रहे हैं क्या? हम हरे कलर के हैं क्या? हरे कलर के नहीं है ना, तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो हम अपना खाना कैसे बनाएंगे? हम अपना न्यूट्रिशन फूड कैसे गेन करेंगे? तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं और उन क्रॉप्स को यूज करके अपना खाना, मतलब उन क्रॉप्स का यूज करते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनको पकाते हैं, खाते हैं, दाल चावल, है ना। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में हम लोग आते हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम लोग अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बना सकते, अपना खाना खुद से बना नहीं सकते हैं। वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड? तो अब भाई ये सब लोग अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट कहां से गेन करें? फूड कहां से खाएं? तो बेटा इनके लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू फूड? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम फूड क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? क्वेश्चन ये उठ रहा है। तो हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें, हमारी शरीर को जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिल सकें। अब कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा फैट चाहिए होता है। तीसरा विटामिन्स चाहिए होते हैं। चौथा
मिनरल्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लगातार डेली का डेली मिलते रहने चाहिए। इसलिए हम लोग खाना खाते हैं, इसलिए हम लोग फूड खाते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी। अच्छा, अब ये न्यूट्रिएंट्स खाएंगे तो इस न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। और उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज मतलब सांस लेते हैं, अंदर खाना खाते हैं तो अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को हम लोग एनर्जी के द्वारा सरवाइव का एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और ये एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है। ठीक है, जो फूड हम लोग खाते हैं उसी को ऑर्गेनिज्म यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। और हमारी बॉडी के अनदर जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं इस एनर्जी का यूज करके। और ये एनर्जी हमारे अंदर कब आएगी? ये एनर्जी तब आएगी जब हम खाना खाएंगे। जैसे आपको गाड़ी चलाना है, आपके पापा को गाड़ी लेकर जाना है, अब गाड़ी लेकर जाना है तो गाड़ी को चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कहां से देते हैं? वो पेट्रोल डलाते हैं ना, आपने देखा होगा, टंकी खोलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वो पेट्रोल गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है। क्या किया है? चल रही है। तो गाड़ी किसकी वजह से चल रही है? पेट्रोल की वजह से। उसी तरह हम लोग किसकी वजह से चल रही है? खाने की वजह से। खाना हमें एनर्जी दे रहा है, तो उसकी वजह से हम डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पेट के अंदर तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जब फूड टूट जाता है, सेल्स तक पहुंच जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन उस फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनती है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आप लोग सुबह सुबह जाते होगे ना, सुबह सुबह जाते होगे ना, तो वो जो सुबह सुबह जाते हो तो वो जो निकल जाता है येलो कलर के फीसेस कहते हैं उसको। तो येलो कलर का जो फीसेस निकला है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमारी बॉडी का क्या हो गया? निकल जाता है। उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन या इजेशन कहते हैं। इजेशन उस प्रोसेस को। आप यूरिनेशन करने जाते हो, टॉयलेट करने जाते हो, तो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन, तो उसका क्या कर देते हो? एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सारी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बेटा हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और बेटा एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? खाना। तो खाना खाना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे डेली टाइम टू टाइम अपनी डाइट, अपना खाना खाते रहिए। अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हम अपना खाना कहां से खाते हैं? प्लांट से खाते हैं, एनिमल्स से, या दोनों से। एंड प्लांट से भी हम लोग अपना खाना खाते हैं, जैसे आप लोग साग सब्जी खाते होगे। एनिमल्स जैसे अंडे लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, या दूध निकल के आता है गाय से, उसको भी हम लोग पीते हैं। या दोनों से, तो दोनों से हम लोग काम करते हैं ना, दोनों से अपना एक न्यूट्रिशन गेन करते हैं। यहां पे भाई साहब है मिस्टर पोपली। इनका क्या नाम है? मिस्टर पोपली, मीन्स है बूझो। सिंस वी ऑल नीड फूड, इसका मतलब क्या? हम सब लोगों को क्या चाहिए? खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हम सबको फूड चाहिए। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? अब भाई खाना तो सबको चाहिए, फूड तो सभी को खाना है, सबको एनर्जी की जरूरत है। अब हमें भी जरूरत है, हमको भी खाना है, तुम्हें भी जरूरत है, तुमको भी खाना है। इस कंट्री में जितने लोग हैं उन सबको खाना है, तो इतना लार्ज स्केल में, भारी मात्रा में भाई साहब खाना कहां से आएगा? तो खाना कहां से आएगा? तो खाना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे
फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोग फूड को लार्ज स्केल में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। उत्पादन गलत मत समझ लेना, उत हटा के केवल पादन पादन मत छोड़ना, उत्पादन मैंने बोला है, प्रोडक्शन। ठीक है, तो फूड को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे लार्ज स्केल में। बात समझ में आ गई? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, हम लोग एक फूड को प्रोड्यूस करेंगे, और जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो हमारे पास जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो भारी जनसंख्या है, उसको हम लोग खाना यानी फूड प्रोवाइड कर सकेंगे। रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, सबको फूड चाहिए, तो सबको डेली फूड चाहिए, और डेली फूड चाहिए तो डेली हमको फूड का रेगुलर प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन करना, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कहां पे क्या उगेगा, कहां पे क्या नहीं उग पाएगा, और कैसे कैसे उगेगा, कैसे कैसे फूड का प्रोडक्शन होगा, ये सब आज हम लोग जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि कैसे फार्मर्स फूड का प्रोडक्शन करते हैं, मींस वीट, गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, चावल का प्रोडक्शन करते हैं, दालों का प्रोडक्शन करते हैं। तो इन सब चीजों का प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं वो लोग, अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि प्रोडक्शन आखिर कैसे कर रहे हैं, तो उसी को आज हम लोग जानेंगे। उसे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी बेटा, वो 10,000 बिफोर कॉमन एरा से स्टार्ट हो गई थी। इसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का मतलब क्या है बेटा? नोमैडिक का मतलब होता है ऐसे पीजेंट्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद का अपना घर नहीं है, खुद का अपना घर नहीं है, जो कि खाने के खोज में इधर से उधर घूमा करते हैं। किसकी खोज में? खाने के खोज में। उन्हें हम लोग नोमैडिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोमैडिक। मान लो एक फार्मर है, ठीक है, मान लो कोई भी है, एक बंदा है मिस्टर पोपली। ये क्या है? ये क्या है? मिस्टर पोपली। मिस्टर पोपली है, इनके पास अपना खुद का घर नहीं है। अब इनके छोटे मोटे बच्चे भी हैं, इनकी बीवी भी है, इनकी बीवी है, इनका बच्चा है। अब सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, एनर्जी। तो अब इनको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर उधर घूमना पड़ेगा, खाना ढूंढना पड़ेगा, और खाना ढूंढ के लाएंगे तब अपने परिवार को खिलाएंगे, है ना? तो नोमैडिक, इनको नोमैडिक लोग कहते हैं, नोमैडिक पीपल्स इनको कहते हैं। ये क्या करते हैं? वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये इधर उधर घूमा करते हैं खाने की तलाश में, खाने की तलाश में और रहने की तलाश में, कहां पे उनको रहने के लिए जगह मिल जाए और खाने के लिए। आप लोग को तो बढ़िया है, आपके मम्मी पापा ने आपको रहने की भी जगह दे दी है, आपको खाने के लिए भी दे दिया है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है? केवल और केवल पढ़ना है। तो पढ़ने पर फोकस करिए। इन लोगों को देखो, बेचारों को ना खाने को था ना रहने को था, तो रहने को भी इधर उधर घूम के ढूंढते थे सब लोग, पूरा ग्रुप ढूंढता था। यही नहीं, इनके साथ और लोग भी थे, पूरा ग्रुप ढूंढता था, रहने की जगह ढूंढे, खाने के लिए ढूंढे, तब कहीं खाना मिलता था। आपको तो बढ़िया खाना भी मिल रहा है और बढ़िया रहने की जगह मिल रही है, कपड़े लत्ते भी मिल रहे हैं पहनने को, तो बढ़िया से अपना तैयारी करो, नौकरी पाओ, खूब पैसा कमाओ, और क्या चाहिए, है ना? तो यहां पर क्या होता है, ये नोमैडिक पीपल्स जो होते हैं, ये पूरे ग्रुप से प्लेस टू प्लेस घूमा करते हैं फूड्स और शेल्टर के लिए। ठीक है, दे एट रॉ फ्रूट्स। अब ये क्या करते हैं? जो फ्रूट्स पके भी नहीं हुए होते हैं, कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, और एनिमल्स को हंटिंग करते हैं। एनिमल्स दिख गए, उसको जाएंगे, पहले उसको मारेंगे, हंटिंग करेंगे उसकी, हंटिंग करने के बाद जब वो मर जाएगा तो उसको लेकर आएंगे, पकाएंगे, खाएंगे। ठीक है, तो लेटर दे कुड कल्टीवेट। उसके बाद अब इन लोगों ने कर करके थक गए, अब बार बार भाई बाहर निकले, ढूंढे खाना वाना, और खाना ढूंढने के बाद जब मिले तो खाए, ना मिले तो उस दिन भूखे सोना पड़ता था। तो अब इसके लिए क्या हुआ? इन लोगों ने कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। इन लोगों ने लैंड को कल्टीवेट किया और राइस यानी चावल का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? चावल का प्रोडक्शन किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, और दूसरी फूड क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन इन लोगों ने किया।
Thus was born एग्रीकल्चर, यहीं से एग्रीकल्चर निकल कर आया। पहले लोग इधर उधर घूमते थे, एनिमल्स को ढूंढते थे, उनको मारते थे, लेकर आते थे, उनको खाते थे, या फिर फ्रूट्स मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गई, वहां से तोड़ के ले आए, खा लिया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक जमीन का टुकड़ा देखा, वहां पे कल्टीवेशन चालू कर दिया और गेहूं चावल ये सब उगाना चालू कर दिया। अब उगाना चालू किया, उसी को फिर जब प्रोडक्शन हो जाए गेहूं चावल का तो उसी को ये लोग पका के खा लेते थे। तो यहीं से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ, यहीं से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। 10,000 BCE से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। बोलिए ये बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale। अच्छा ध्यान सुनो, ये खूब बड़ी सी फील्ड है। क्या है बेटा? ये खूब बड़ी सी फील्ड है ये। और इस पूरी फील्ड में हमने क्या लगा दिया? गेहूं। क्या लगा दिया? गेहूं। क्रॉप्स लगा दी, क्रॉप्स। गेहूं लगा दी। क्या लगा दी? गेहूं लगा दिया। When plants of the same kind, सेम काइंड का एक प्लांट, मान लो वीट का प्लांट है, तो वीट का प्लांट हम पूरे बड़े से ग्राउंड में, लार्ज स्केल में हम केवल और केवल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो क्रॉप किसे बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। क्रॉप्स किसे कहते हैं? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड का प्लांट आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पर लार्ज स्केल में अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। ये लाइन बेटा आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है? सबसे पहला नोट पॉइंट यही डाल लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट लिख लीजिए। क्रॉप क्या होता है? आपके यहाँ 1 मार्क्स का पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बेटा क्रॉप क्या होता है? क्रॉप वो होता है कि हम लोग सेम काइंड के प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं एक ही प्लेस पर, वो भी लार्ज स्केल में। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके घर के बगल में एक बड़ा सा खेत है, बड़ा सा खेत है, कम से कम 1 बीघा का खेत है। कितने बीघा का खेत है? 1 बीघा। बीघा और बिस्वा आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि 1 बीघा क्या होता है और बीघा में कितने बिस्वा होते हैं। तो 1 बीघा मतलब बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा खेत है, ठीक है? उस खेत में आपने केवल गेहूं का सीड लगाए हैं। किसके सीड लगाए हैं? गेहूं के सीड आपने बोए हैं। तो उत्पादन क्या होगा? गेहूं ही तो उगेगा। अगर गेहूं के सीड लगाए तो गेहूं उगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो भी लार्ज स्केल में गेहूं निकलेगा। कैसा निकलेगा बेटा? भारी मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। तो गेहूं को हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप। Crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। अब मान लो बड़ा सा आपके बगल में खेत है, घर में, और घर के बगल में, और पूरे फील्ड में आपने गेहूं प्रोडक्शन कर दिया, तो गेहूं क्या हो गया आपके लिए? क्रॉप हो गया। क्या हो गया बेटा? क्रॉप। तो क्रॉप समझ में आ गया होगा कि एक बड़ी सी फील्ड में केवल एक ही टाइप का प्लांट हम लोग लगाएंगे और जिससे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा, उस प्लांट को हम लोग क्रॉप कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉप। क्या बोलेंगे? क्रॉप। बात समझ में आ गई? यहां क्रॉप का मतलब काटने वाला नहीं है, क्रॉप का मतलब है जो सीड्स, जो प्लांट्स उगाए गए हैं बड़ी सी फील्ड में, वो भी सेम काइंड के, एक ही तरीके के, उसे हम क्रॉप कहते हैं। वेरी गुड, बात समझ में आ गई? थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ ही गया होगा। You already know that crops are different types। अब आप सभी को पता होगा क्रॉप्स, अब केवल गेहूं तो क्रॉप्स है नहीं, और भी तो क्रॉप्स होती होंगी, जैसे कि सीरियल्स, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अलग अलग दाल भी होती हैं। वेजिटेबल्स, बैंगन, आलू, जो भी वेजिटेबल्स, स्पिनच, ठीक है, अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। अब इन सबको क्या हर सीजन में ग्रो किया जा सकता है? नहीं, इन सब को हर सीजन में ग्रो नहीं किया जा सकता।
वही बताया गया है, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, सीजन के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। ये सब अलग अलग सीजन में ग्रो किए जाते हैं। सीजन का मतलब किसी क्रॉप्स को ठंडी में उगाया जा रहा है, किसी क्रॉप्स को गर्मी में उगाया जा रहा है, किसी क्रॉप्स को बरसात के मौसम में उगाया जा रहा है, बरसात के मौसम में उगाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत 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 बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, और यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर का मतलब तो समझ गए होगे आप, तापमान। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा नमी, ओस, नमी, पानी जैसा। रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, आपको पता है कहीं पर भी टेम्परेचर सेम नहीं रहता। अब यहाँ पे टेम्परेचर मान लो मेरे यहाँ ठंडा है, हो सकता है आपके यहाँ गर्म हो, एसी चलाए होगे तो ठंडा होगा। बात समझ में आ गई? तो टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग। ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पे तो सूखा पड़ रहा है, सूखा का मतलब एकदम लू जैसी हवा चल रही है मान लो, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है। और कहीं पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है। रेनफॉल, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। बारिश से गाना याद आ जाता है ना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। अच्छा भाई ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो हर जगह पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा जो ये क्रॉप्स हैं इन सब को अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी, अलग अलग रेनफॉल चाहिए होता है। किसी को ज्यादा टेम्परेचर, किसी को कम टेम्परेचर, किसी को ज्यादा रेनफॉल, किसी को कम रेनफॉल, किसी को ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए ग्रो होने के लिए, किसी को कम ह्यूमिडिटी चाहिए ग्रो होने के लिए। इसलिए इनको अलग अलग सीजन्स में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इसीलिए हमारे पास रिच वैरायटी में क्रॉप्स है। रिच वैरायटी का मतलब क्रॉप्स अमीर नहीं है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको हम अलग अलग सीजन में क्या करते हैं भाई साहब, ग्रो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, तो इतनी ज्यादा क्रॉपिंग पैटर्न मतलब इतने ज्यादा, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न, तो दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारे पास निकल के आते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये पक्का आएगा, लिखित ले लो, इनको नोट कर लेना। तो कौन से दो सीजन है, कौन सी दो टाइप्स की क्रॉप्स है जिनको हम लोग अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं? पहली है खरीफ क्रॉप्स, दूसरी है रबी क्रॉप्स। ओ माय गॉश, पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ 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 बोलो, खरीफ। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। तो क्रॉप्स तो समझ में आ गई ना, क्रॉप्स क्या होती हैं? जो बड़े से लैंड में एक ही टाइप की क्रॉप हम लोग क्या कर दे, प्लांट लगा दें और उससे उत्पादन हो जाए। मान लो गेहूं लगाया तो पूरे फील्ड में गेहूं लगाएंगे, चावल लगाया तो पूरे फील्ड में, पूरे खेत में चावल लगाएंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे? क्रॉप्स। तो गेहूं, चावल, सीरियल्स, पल्सेस, यानी ये सब क्या है? क्रॉप्स हैं। तो क्रॉप्स, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं, बोते हैं, जो क्रॉप्स हम लोग रेनी मतलब बरसात के मौसम में, है ना, तो जो बरसात के मौसम में हम लोग सीड को बोते हैं, उन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जो बरसात के मौसम में सीड बोए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया, और रेनी सीजन हमारे भारत में बारिश का मौसम कब आता है? जून से सितंबर के बीच में बरसात का मौसम चलता है। कौन सा मौसम? बरसात का मौसम, यानी जून टू सितंबर। पैडी, मेज, पैडी क्या है? पैडी बेटा ये चावल का ही एक पार्ट है। चावल जब, जैसे हम लोग चावल के सीड जो होते हैं तो वो उसी पेड़ में ही जब लगे रहते तो उसे पैडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैडी। मेज यानी भुट्टा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। आपसे पेपर में भाई साहब ये पूछा जाएगा,
खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जून से सितंबर सीजन होता है, जून से सितंबर तक का सीजन होता है खरीफ क्रॉप्स का, रेनी सीजन। और क्या क्या उगाते हैं? क्या क्या उगाते हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। इसको याद कैसे करें? पीएम एसजी, पीएम ने एसजी को मारा, मारा। पीएम ने, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एसजी को, एसजी को मारा। तो पी मतलब पैडी, एम मतलब मेज, एस मतलब सोयाबीन, जी मतलब ग्राउंडनट, सी मतलब कॉटन, ठीक है, सी मतलब कॉटन। तो पीएम ने एसजी को, एसजी को मारा। पीएम ने किसको मारा? एसजी को मारा। किसकी माने, किसको मारा? पीएम ने किसको मारा? एसजी को मारा, एसजी को मारा। पी मतलब पैडी, एम मतलब मेज, एस मतलब सोयाबीन, जी मतलब ग्राउंडनट और सीओ मतलब कॉटन। तो ये सब है खरीफ क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? कौन सी क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। और पीएम ने एसजी को मारा, यानी पैडी, मेज, सोयाबीन, है ना, ग्राउंडनट और कॉटन। अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स, और ये कौन सा सीजन होता है? जून से सितंबर, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं, वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन यानी ठंड के मौसम में ग्रो की जाती हैं उन्हें। और ठंड का मौसम कब आता है? अक्टूबर से मार्च तक में, अक्टूबर से मार्च तक में होता है बेटा रबी सीजन, यानी रबी क्रॉप सीजन, विंटर सीजन, उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जो कि हम लोग ठंड के मौसम में ग्रो करते हैं, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच में हम लोग उन्हें ग्रो करते हैं। कौन कौन सी होती हैं रबी क्रॉप्स? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ठीक है। व्हीट, ग्राम, गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। तो ये सब कौन सी क्रॉप्स हैं? रबी क्रॉप्स। इसका भी बना लिया जाए, WGPML। इसको भी बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, पीएम ने WG को लात मारी। जैसे पीएम ने एसजी को मारा, पीएम ने WG को लात मारी। पी मतलब क्या हो गया? पी मतलब पी, एम मतलब मस्टर्ड, W मतलब व्हीट, जी मतलब ग्राम, एल मतलब लिनसीड। तो ये हो गई खरीफ क्रॉप का और ये हो गया रबी क्रॉप्स का। तो रबी क्रॉप्स में पी का मतलब है पी, और खरीफ में पी का मतलब पैडी। रबी में पी, एम का मतलब मस्टर्ड, और खरीफ में एम का मतलब मेज। W का मतलब व्हीट, यहाँ S का मतलब क्या है बेटा? सोयाबीन। यहाँ G का मतलब है ग्राम, ठीक है। यहाँ G का मतलब है ग्राउंडनट। यहाँ L का मतलब है लिनसीड। यहाँ C का मतलब है कॉटन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेना, खरीफ और रबी ये आपके पेपर में पक्का आएगा। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? जो क्रॉप्स हम लोग बरसात के मौसम में ग्रो करते हैं। बरसात का मौसम आपका कब से कब होता है? जून से सितंबर तक का होता है। और कौन कौन सी क्रॉप है इसमें? पीएम ने एसजी को मारा, पी मतलब पैडी, एम मतलब मस्टर्ड, वो मेज, एस मतलब सोयाबीन, जी मतलब ग्राउंडनट और सी मतलब कॉटन। और रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि अक्टूबर से मार्च के महीने में ग्रो की जाती है, मतलब ठंडी के मौसम में ग्रो की जाती है। उसमें एग्जांपल है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और कहीं कहीं पर pulses, vegetables
गर्मियों के मौसम में ग्रो किए जाते हैं। कौन से मौसम में? गर्मियों के मौसम में ग्रो किए जाते हैं पल्सेस, वेजिटेबल्स। और गर्मियों के मौसम अपने भाई साहब आ गए हैं, जो चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको होपफुली। अच्छा, आगे क्या बोला? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी पड़ेगी? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए? क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए ऐसी कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करना पड़ेगा? चलिए आइए जानते हैं। Why paddy cannot be grown in the winter season? आपने देखा पैडी को हम लोग विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करते हैं? देखो, ये रहा पैडी को हम लोग कौन से बरसात के मौसम में ग्रो कर रहे हैं, विंटर सीजन में पैडी को ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो भाई साहब ये टकलू महाराज पूछते हैं कि पैडी को हम लोग बरसात के मौसम में ही क्यों ग्रो करते हैं? पैडी को ठंडे वाले मौसम में भी तो ग्रो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा बताओ। तो भैया जी उनकी टीचर आ गई, उन्होंने बताया पैडी को चाहिए होता है ढेर सारा पानी। पैडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? ढेर सारा पानी। और ढेर सारा पानी उसको कौन से सीजन में मिलेगा? बरसात के मौसम में मिलेगा। बरसात के मौसम में बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा मिलेगा, पैडी अच्छे से ग्रो करेगा। और ठंडी में क्या होगा? पानी उसको मिल नहीं पाएगा, तो वो ग्रो कर नहीं पाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए, ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई साहब, पेज नंबर 2 पे चल रहे हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स। तो बेटा क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, जो कि हमें नहीं करनी पड़ती, फार्मर्स को करनी पड़ती है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। मतलब एक ये नहीं कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, महीनों लग जाते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, महीनों लग जाते हैं। ठीक है, You may find that these activities are similar to those carry out the gardener। आपने क्या कभी गार्डनर को देखा है? डेली आता है, पानी देता है, कटाई करता है ना? और कोई नए नए प्लांट लगाता है, मिट्टी से ढकता है, प्लांट्स बड़े होते हैं, पानी देता है डेली। देखा है ना गार्डनर को? तो गार्डनर के जैसा ही कुछ काम इनका भी रहता है, फार्मर्स का। ठीक है, यही हमारे देश की नींव है। अगर ये डगमगाया तो हमको खाना नहीं मिलेगा, हमको खाना नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं बनेगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। When you grow ornamental plants, अब जैसे कुछ लोग घर पे प्लांट्स, बढ़िया सजावट वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं, फूल वूल, अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए, घर को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो उनको भी देखा होगा, प्लांट्स लेकर आते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाते हैं, खाद बनाते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं, फिर डेली पानी देते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो वही सब प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, मींस फार्मर परफॉर्म करते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जो कि फार्मर्स करते हैं? कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स परफॉर्म करते हैं? तो पहला तरीका है, पहले क्या, अब जैसे उन्हें क्रॉप को ग्रो करना है, गेहूं को उगाना है फील्ड में, तो सबसे पहले वो सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे। आप कहोगे सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो वो सारी चीजें अभी हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये आपके 7 स्टेप है, 7 स्टेप को हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार करते हैं, सोइंग बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये खाद है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स को, इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या होता है? जो गेहूं हम उगा रहे हैं और गेहूं के अलावा घास फूस इधर उधर नहीं उगाती है, वो जो घास फूस अलग से उगाई है उन्हें वीड्स कहते हैं। तो उन वीड्स को हटाना होता है। अगर उनको नहीं हटाओगे ना तो सारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से वो ले लेंगे और प्लांट्स को हमारे कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारी जो फसल है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वीड्स को भी हमें हटाना पड़ता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स को हटाओ।
हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद उन्हें स्टोर कर दिया जाता है। तो ये आपके कुछ 7 स्टेप्स हैं, इनको दिमाग में आप सभी लोग बैठा लो। सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा स्टेप सोइंग, तीसरा स्टेप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा स्टेप इरिगेशन, सिंचाई करना, जैसे मम्मी लोग पानी देती हैं अपने फूलों को, ठीक है, जो हम लोग गार्डन में उगाते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज। तो बेटा ये 7 तरीके हैं, इसको याद कैसे किया जाए? PSAIPHS, तो पी साई पी पसाई, पिसाई, पिसाई जानते हो ना, गेहूं पिसाते ना, तो उसके बाद पिसाई, पिसाई पी, पिसाई पीएच, पिसाई, पिसाई पी है 7 रुपए, 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 पिसाई पी है 7 रुपए। पी का मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, सोइंग मतलब सीड को बोना, ए मतलब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आई मतलब इरिगेशन, पी मतलब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, एच मतलब हार्वेस्टिंग, एस मतलब बेटा क्या होगा? स्टोरेज। बोलिए ये बात समझ में आ गई है? पिसाई पी है 7 रुपए। तो सबसे पहला पॉइंट अपना आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा? होपफुली यहां तक आपको चीजें बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को उगाने के लिए पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है कि हम लोग मिट्टी को लूज कर दें। क्या कर दें? लूज। जैसे हम लोग कहीं पर चल के जा रहे हैं, जैसे खेत में चलते, तो खेत में चलने को जैसे मिट्टी अंदर टाइट हो जाती है, तो उसको हमें खोद के मिट्टी को लूज करना होता है। क्या करना होता है? लूज, ढीला करना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ऐसे ऐसे, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी को ऐसे करके खोद दिया, अब खोदा तो मिट्टी क्या हो गई? लूज हो गई। क्या हो गई? ढीली हो गई। तो सबसे पहला काम होता है मिट्टी को क्या कर देना? लूज कर देना, ठीक है? मिट्टी को क्या कर देना? लूज। कैसे? खोद के, खोद के मिट्टी को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं, ठीक है? दिस अलाउ, अच्छा लूज करने का क्या मतलब होता है? लूज करने से क्या होगा? तो मिट्टी अगर ढीली हो जाएगी तो दिस अलाउ रूट्स, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो जड़ें आराम से नीचे की ओर बढ़ पाएंगी। अगर मिट्टी ढीली होगी तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो आराम से नीचे जा पाएंगी। अगर मिट्टी ढीली नहीं होगी, मिट्टी एकदम टाइट है, तो जड़ें नीचे जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। तो जड़ें नीचे, अच्छे से नीचे तक जाने के लिए उनको पानी चाहिए होता है ना, तो पानी अगर चाहिए तो उनको उनकी जड़ें क्या करती हैं? नीचे तक जाती हैं, और नीचे जाने के लिए मिट्टी को हमें क्या करना पड़ेगा? ढीला, ताकि उनकी जड़ें नीचे तक जाके पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसलिए मिट्टी को हम लोग क्या कर देते हैं? लूजन कर देते हैं, ताकि जो जड़ें हैं वो पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर तक जा सकें। और लूज सॉइल अलाउ द रूट्स ब्रीथ, और अगर मिट्टी ढीली होगी तो जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं बेटा, वो ब्रीथ कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? सांस ले पाएंगे ढीली मिट्टी में। अब जैसे आपको खूब मिट्टी के नीचे एकदम गाड़ दिया जाए, एकदम टाइट टाइट करके, तो सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। अगर मिट्टी ढीली रहेगी तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन गैस आती रहेगी और तुम सांस लेते रहोगे। तो सेम इसी तरीके से मिट्टी को हमें ढीला करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, ताकि जो जड़ें हैं वो नीचे जाके सांस ले सकें, ब्रीथ कर सकें easily even when they go deep into the soil. Why does the losing of soil allow the roots to breathe easily? हम लोग मिट्टी को ढीला क्यों करते हैं? मिट्टी को लूज क्यों करते हैं? जड़ों को सांस लेने के लिए। क्यों ऐसा? क्यों? जड़ें कैसे सांस लेंगी? चलिए जानते हैं। जो लूजेंड सॉइल होती है बेटा, जो ढीली मिट्टी होती है, जब मिट्टी को ढीला कर देते हैं, लूज कर देते हैं खोद के, इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, वहां पे क्या ग्रो होता है? अर्थवॉर्म ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं मिट्टी के अंदर। These organisms are friend of the farmer. ये जो अर्थवॉर्म है और जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या है?
फार्मर के फ्रेंड है, फार्मर के फ्रेंड है। ये क्या करते हैं? दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, एड ह्यूमस। अब ये मिट्टी के अंदर क्या करेंगे? मिट्टी को क्या कर देंगे? फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, मिट्टी को और लूज करते हैं, अंदर खोदते जाते हैं, मिट्टी को एकदम लूज करते जाते हैं और मिट्टी को ह्यूमस कर देते हैं, नमी कर देते हैं। नम, नम मतलब जैसे लगेगा ना पानी पानी सा, तो नम कर देंगे मिट्टी को। बट वाई दिस सॉइल नीड्स टू बी टर्न लूजेंड? क्यों हम लोग, लेकिन क्यों हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं? तो चलिए जानते हैं मिट्टी को लूज क्यों करते हैं हम लोग। You have learned in the previous classes, soil contains minerals। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, मिट्टी में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गए, है ना, माइक्रोब्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स भी, एनिमल्स, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स से वो मर गए, अब मिट्टी में दब गए, अब मिट्टी में दब गए तो माइक्रोब्स उनको क्या कर देंगे? डिकम्पोज। तो उस प्लांट और एनिमल जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देंगे? डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ा के, गला के खत्म कर देंगे। तो उस प्लांट और एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे, वो मिट्टी में घुल जाएंगे। अब मिट्टी में मिल गए तो मिट्टी में क्या प्रेजेंट हो गया? न्यूट्रिएंट्स। मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसकी वजह से वेरियस न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, वो प्लांट्स उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उस समय प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिट्टी। मिट्टी में जो पिछले डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो डिकम्पोज हो गए थे, उनको डिकम्पोज किसने किया? किसने किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उन्हें डिकम्पोज किया। अब वो डिकम्पोज हो गए तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में मिल गए। अब जो प्लांट्स हैं उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। बात समझ में आ गई? तो रिलीज बैक इनटू द सॉइल, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो प्लांट्स क्या करेंगे? उन मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। सिज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर टॉप लेयर। तो मिट्टी की हम लोग क्या करते हैं? टॉप लेयर कुछ सेंटीमीटर तक ही खोदते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, एकदम अंदर तक नहीं, गड्ढा कर देना है, गड्ढा नहीं करना। मिट्टी की टॉप लेयर कुछ सेंटीमीटर तक आपको खोद के उस मिट्टी को क्या कर देना है? लूज कर देना है। ठीक है, ताकि प्लांट की ग्रोथ को वो सपोर्ट कर सके, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल। अगर आप मिट्टी को लूज कर दोगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो इसीलिए मिट्टी को लूज करते हैं। मिट्टी को लूज क्यों करते हैं? अगर लूज नहीं करोगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स अगर लाने हैं तो मिट्टी को लूज करना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स का यूज करके अपने आप को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ग्रो करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ठीक है, तो ये लास्ट पैरा है, इसको समझिए। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए मिट्टी को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लूज। और लूज करने का के लिए लूज द प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर में आ सकती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो टिलिंग और प्लोइंग क्या होता है? मिट्टी को लूज करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? टिलिंग या प्लोइंग। तो आपसे पूछ सकता है एक मार्क्स में, टिलिंग या प्लोइंग क्या होता है? तो आप बताओगे प्लोइंग क्या होता है? मिट्टी को ढीला करने की प्रोसेस को हम लोग प्लोइंग कहते हैं। मतलब मिट्टी को लूज करने की प्रोसेस को हम लोग प्लोइंग कहते हैं। कैसे मिट्टी को ढीला करते हैं? कैसे मिट्टी को ढीला करते हैं चलिए जानते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लो। प्लो एक प्रकार का टूल है जो कि कैसे होता है चलिए देखते हैं। ये है बेटा प्लो। ये क्या है? प्लो। तो ये है प्लो का शाफ्ट, ये प्लो शाफ्ट है। ठीक है, ये प्लो शेयर है, ये होता है एकदम नुकीला।
जो कि मिट्टी के अंदर जाके धंस जाता है, ठीक है। और ये प्लो जो होता है इस बीम से बंधा हुआ होता है। अभी देखो प्लो बीम से बंधा हुआ है, अब ये देखो नीचे जमीन में धंसा हुआ है, क्या हुआ है, धंसा। अब ये अगल बगल क्या है, बैल। अब ये बैल तेजी से आगे इसको घसीटेंगे तो मिट्टी में क्या होता चला जाएगा, गड्ढा। अब गड्ढा होता चला जाएगा, जो मिट्टी टाइट टाइट थी वो ढीली हो जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये टूल, इस टूल को ही प्लो कहते हैं। इस टूल को क्या कहते हैं, प्लो। तो पहले के जमाने में ये फार्मर्स होते थे, इनके बैलों के एक बीम बांधते थे, उसमें प्लो बांध देते, तो इसको मिट्टी में धंसा देते थे। तो इनको पीछे से जब उनको पीटा जाता था तो तेजी से आगे भागते थे दम लगा के। अब दम लगा के जब आगे भागेंगे तो आपको पता है ये नीचे मिट्टी में धंसा हुआ, तो मिट्टी को क्या करता जाएगा, खोदता जाएगा। तो मिट्टी क्या होती जाएगी, लूज होती जाएगी। तो मिट्टी को लूज कौन कर रहा है, ये बीम कर रही है। मिट्टी को लूज कौन कर रहा है, ये जो प्लो शेयर है वो कर रहा है। कौन कर रहा है, प्लो। कौन कर रहा है, प्लो। तो प्लो समझ में आ गया कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई। अगर सॉइल बहुत ही ड्राई होती है, अगर मान लो मिट्टी बहुत ही सूखी है, तो सबसे पहले मिट्टी में तुम्हें पानी डालना पड़ेगा, और पानी डालने के बाद फिर से उसको प्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको प्लो डायरेक्टली नहीं करना। अगर देख रहे हो जमीन सूखी है तो पहले उसमें पानी डालो, उसको गीला करो, फिर प्लोइंग चालू करो, ठीक है। मिट्टी को लूज करना आप तभी चालू करोगे जब मिट्टी गीली होगी, अगर सूखी है तो गीली उसे करो, ठीक है। द प्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। अब जब हम लोग मिट्टी को खुदाई कर लेते हैं, मिट्टी को लूज कर देते हैं, तो उसमें क्लम्प्स कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं। क्लम्प्स का मतलब मिट्टी के ढेले, मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस मिलते हैं जो कि एकदम मजबूत ऐसे टाइटली पैक्ड रहते हैं, तो वो क्रम्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब उनका ग्रुप्स बन जाता है। तो जो मिट्टी के ढेले बड़े बड़े हैं उनको भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उनको भी लूज करना पड़ेगा। मतलब जो मिट्टी के, अब भाई तुम खोदोगे तो पूरी मिट्टी तो लूज होगी नहीं, कुछ उसमें मिट्टी के खूब ऐसे ऐसे एकदम टाइट पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना, मिट्टी के ढेले जिसको कहते हैं, मिट्टी के ढेले मिलेंगे, तो उन्हें भी तुम्हें लूज करना है, तोड़ना है, तोड़ के उसे फैला देना है, ठीक है। लेवलिंग, अच्छा, नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो उन क्रम्स को हम लोग क्या कर देंगे, जो मिट्टी के जो ऐसे ढेले रहेंगे उनको तोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो पूरे में बिखर जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या कहेंगे, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। अब जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो एक बड़ा सा हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे लकड़ी का हिस्सा, और उसी तरीके से इसको ऐसे यहाँ रस्सी से बांध के घसीटते हैं। तो घसीटते हैं तो जो मिट्टी ऊपर नीचे होती है वो लेवल पे आ जाती, एकदम समतल हो जाती है। अब समतल हो गई, लेवल हो गई, तो उसमें हम लोग इरिगेशन और बीज को आसानी से बो सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर टिलिंग यानी प्लोइंग के पहले मैन्योर ऐड किया जाता है। जैसे सूखी जमीन है तो तुमने पानी डाला और उसमें तुमने खाद डाल दी। खाद का मतलब होता है गोबर ओबर, ठीक है। ये गोबर ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो गोबर होता है उस गोबर को पूरे जमीन पे बिछा देते हैं, उसके बाद हम लोग खुदाई चालू करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लोइंग चालू करते हैं, मिट्टी को लूज करना। जब मिट्टी लूज करेंगे तो गोबर उसी मिट्टी के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग प्लोइंग के पहले ही खाद को ऐड कर देते हैं। खाद क्यों ऐड करते हैं, गोबर को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि गोबर में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, इसलिए उसको हम ऐड करते हैं। और उसको ऐड कर देंगे तो मिट्टी में हमारे और भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स बढ़ जाएंगे, तो प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। This helps in proper mixing manure of the soil. The soil is moistened before sowing. तो अगर आप लोग उसमें क्या मिला दोगे, मैन्योर ऐड कर दोगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बीज बोने के लिए तैयार हो जाएगी। मॉइस्चर यानी उसमें नमी भी आ जाएगी, मिट्टी फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाएगी, तो उसमें आप कोई भी प्लांट्स लगाओगे तो आराम से वो ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा हम लोग का था पहला मेथड, यानी जिसमें हम लोग को मिट्टी को लूज करना होता है। फिर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स और प्लो, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। हम लोग लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे पहले चैप्टर को, ठीक है। धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।